हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण चल रहा था पद परिचय और पद परिचय में हम विकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ चुके और विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के पद परिचय को जाना। आज प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो प्रकरण रहेगा अविकारी शब्दों का पद परिचय। अविकारी शब्दों का पद परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द की जो परिभाषा होती है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? यानी इनका जो दूसरा नाम होता है अव्यय शब्द भी होता है। अव्यय यानी जिनका कुछ भी व्यय नहीं होता, यानी उन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल का कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। वो सदैव अपने एक ही रूप में रहते हैं। जैसे देखो तेज, देखो विद्यार्थियों, तेज या फिर धीरे, तेज, धीरे। देखिए इन शब्दों को यदि हम इनमें परिवर्तन करना चाहें लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल आदि के आधार पर, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए विद्यार्थियों, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। देखो, मैं इन पर लिंग का प्रभाव डालना चाहूं या वचन का इन पर प्रभाव डालना चाहूं तो इन शब्दों पर तो लिंग और वचन का प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन इस शब्द पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। या हम कह सकते हैं विद्यार्थियों, कैसे हैं ये स्वाभिमानी है, कभी अपने अस्तित्व को हिलने डिगने नहीं देते। कैसे? देखो, बदल के देखो, लिंग बदला मैंने, संज्ञा का क्या हो गया? घोड़ी। अब देखो, इसमें भी लिंग से परिवर्तन यदि मैं करना चाहूं तो शायद नहीं हो पाएगा। देखो, अगर मैं इसे तेजी करूं, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। तो तेज का तेज ही रहेगा। घोड़ी तेज, और देखो इसमें भी परिवर्तन हो गया, दौड़ती है। अब यदि मैं इस पे वचन का प्रभाव डालूं, ठीक है, तो देखो घोड़े
तेज दौड़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये क्रिया और ये संज्ञा, इन दोनों में लिंग का और वचन का प्रभाव पड़ते ही इन्होंने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया, लेकिन इस तेज ने अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये जैसा है वैसा ही रहा। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें कौन सा शब्द अविकारी होगा? तेज अविकारी होगा। तेज में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसा है वैसा ही बना हुआ है। आगे देखो विद्यार्थियों, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1, क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय भी कह सकते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना, हमने पहले जो वीडियो में पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था विशेषण का। तो विशेषण की जो परिभाषा थी वो थी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण की यदि बात हो तो इसकी प्रिय विद्यार्थियों परिभाषा हो जाएगी, ऐसे शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार ध्यान दो दोबारा से विद्यार्थियों कि अविकारी शब्दों का पद परिचय। अविकारी यानी विकारी में आ उपसर्ग लगाए, और मैंने आपको बात बताई थी कि जब किसी मूल शब्द में आ उपसर्ग लगा होता है तो वो सदैव नकारात्मक अर्थ देता है। कैसा देता है? नकारात्मक अर्थ देता है, यानी नहीं में उत्तर देता है। तो विकारी की परिभाषा थी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सके उन्हें विकारी कहेंगे। लेकिन विकारी में जैसे ही आ उपसर्ग लगा तो अब परिवर्तन नहीं होगा। यानी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी। जैसे तेज, धीरे, ठीक है, अचानक। घोड़ा तेज दौड़ता है, देखो तेज को कोई परिवर्तन नहीं, घोड़ी तेज दौड़ती है, कोई किसी भी तरह का तेज में परिवर्तन नहीं है। और घोड़े तेज दौड़ते हैं, तेज जैसा है वैसा ही रहा, बाकी सभी शब्दों में परिवर्तन हो गया। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जिनमें पहला है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। जैसे संबंध यानी जो शब्द या जो अव्यय शब्द संबंध का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? या संबंधों का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे का की के, आगे
एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा होता है विद्यार्थियों? समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय यानी ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे और अविकारी का मैं दूसरा नाम लूं तो अव्यय, या ऐसे अविकारी शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी या तो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं या फिर दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, अथवा, या, लेकिन, किंतु, परंतु आदि। और चौथा होता है विद्यार्थियों विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अच्छा विद्यार्थी, एक बात बताइए कि यदि हम अविकारी शब्द का पद परिचय कर रहे हैं, अविकारी शब्दों का जब पद परिचय किया जाता है तो उनमें अविकारी शब्द का एक तो भेद बताया जाता है। क्या बताया जाता है? भेद। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, अविकारी शब्दों के लिंग और वचन पद परिचय में नहीं बताए जाते। क्यों नहीं बताए जाते? क्योंकि लिंग वचनों का अविकारी शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधे सीधे अविकारी शब्द का क्या बताएंगे? भेद बताएंगे कि कौन सा अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। और इसका क्या बता देंगे? अविकारी शब्द से, यानी जब हम परिचय दे रहे हैं तो उसका भेद बता करके, ठीक है, भेद बता करके बता देंगे। मान लो क्रिया विशेषण है, कोई क्रिया विशेषण, मान लो तेज का ही आपसे पद परिचय पूछा जा रहा है। किसका? तेज का यदि आपसे परिचय पूछा जा रहा है तो विद्यार्थियों हम तेज का यदि परिचय करते हैं, ठीक है, तो इतना हमको पता होना चाहिए कि ये विकारी शब्द है या अविकारी। तो ये कैसा है? अविकारी शब्द है। लेकिन अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। अब ये हमको देखना है कि ये अविकारी में से किस में आता है। किस में आता है? तो देखो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों क्रिया विशेषण अव्ययों के भी चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तो देखो तो विद्यार्थी देखो क्रिया विशेषण, परिभाषा हमने जानी कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले या बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण। प्रिय विद्यार्थियों क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने का तरीका बताते हैं। क्रिया के घटित होने या संपन्न होने का क्या बताते हैं? यानी क्रिया कैसे किस तरह से संपन्न हुई, यानी क्रिया कैसे संपन्न होगी या किस तरह से संपन्न
होगी। तो क्रिया के घटित होने के जो तरीके का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीरे, धीरे धीरे, अचानक आदि। ये शब्द कैसे क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, अभी हम देख रहे थे घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखो घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए विद्यार्थियों, कैसे दौड़ता है, यानी क्रिया के संपन्न होने का तरीका बता रहा है ये शब्द। ठीक है, क्रिया के संपन्न होने का क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है या रीति बता रहा है। इसलिए अब इसका यदि हम परिचय देंगे तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लिंग वचन अविकारी शब्दों के नहीं बताए जाते। किस क्रिया की रीति का बोध हो रहा है, यानी दौड़ता जो क्रिया है, क्या दौड़ता क्रिया की रीति। बस केवल विद्यार्थियों इतना परिचय देना है। आगे देखो, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थियों देखो, काल का मतलब ही क्या होता है, समय। यानी ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित या संपन्न होने के समय का बोध कराते हैं। किसका, समय का बोध कराते हैं। जैसे राधा कल जाएगी, राधा कल जाएगी, राधा कल जाएगी। तो देखो ये कल क्या है, इसमें यदि हम परिवर्तन करना चाहें लिंग वचन कारक पुरुष काल से तो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। राधा की जगह यदि हम श्याम कर दें, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसी के साथ इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन विद्यार्थियों ये देखो क्रिया की क्या है, ये विशेषता, यानी ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण है। अब हमें सब परिचय करना है तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे कल का विद्यार्थियों, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला बिंदु लिख देंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब दूसरा जो बिंदु लिखेंगे, जाएगी क्रिया का क्या है, ये काल यानी समय है। ठीक है, इतना परिचय कर देंगे। और तीसरा आता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। कौन सा आता है, क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थियों ऐसे अविकारी शब्द या ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं। यानी ऐसे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की नाप तोल या मात्रा का बोध, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम ने थोड़ा खाया, राम ने थोड़ा खाया। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये क्या दे रखी है, मात्रा दे रखी है। कितना खाया, थोड़ा खाया। ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई। ठीक है, और क्रिया की विशेषता में ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब यदि इस थोड़ा का परिचय आप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा का परिचय दे रहे हैं, तो पहला बिंदु आप क्या लिखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और किसकी मात्रा है, यानी खाने क्रिया की क्या है,
मात्रा दे रखी है। अगला आता है विद्यार्थियों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और विद्यार्थियों एक बात आप ध्यान रखना कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं वो अधिकरण कारक भी होते हैं। क्या होते हैं? अधिकरण कारक भी होते हैं। जैसे मैंने कहा राम इधर आओ, राम इधर आओ, ठीक है, इधर आओ। अब ये इधर क्या है? क्या है? ये स्थान है। क्या है? स्थान। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की यदि हम परिभाषा पढ़ें, किसकी? क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने या संपन्न होने के स्थान का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? ये स्थान है। और ये ऐसे स्थान है जो अपरिवर्तित रहते हैं। कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित। इन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। दाएं बाएं, दाएं बाएं भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी स्थान है। इसलिए यानी ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित या संपन्न होने के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे वो राम इधर आओ। अब इधर का यदि आपसे परिचय पूछा गया है, इधर का, तो विद्यार्थियों इधर का परिचय यदि आपसे पूछा गया है तो आप क्या करेंगे? पहला बिंदु कौन सा लिख देंगे? स्थानवाचक क्रिया। पहला बिंदु क्या लिख देंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और अगला एक बिंदु और बता दो इसका, कौन सा? आओ, यानी आना जो क्रिया है उस क्रिया के घटित होने या संपन्न होने का क्या है? ये स्थान है। ये क्या है? स्थान है। नेक्स्ट अगला देखो, देखिए विद्यार्थियों ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण का परिचय या पद परिचय। ठीक है। अब दूसरा आता है संबंध बोधक अव्यय। यानी जो दो शब्दों में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिभाषा। यदि या ऐसे अविकारी शब्द जो दो संज्ञाओं या दो पदों या दो शब्दों में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने लिखा राम के बाद श्याम जाएगा। श्याम जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, राम के बाद श्याम जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां संबंध, अगर ये के बाद, क्या है ये? के बाद। ठीक है। तो के बाद का अगर रेखांकित कर दिया जाता है, मान लो, ठीक है, तो राम के बाद, यानी ये संबंध बताया है, कब जा रहा है? बाद में जा रहा है। कब जा रहा है? बाद में जा रहा है। तो ये के बाद का यदि आप परिचय देंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? संबंध बोधक अव्यय। और राम और श्याम में यानी जाने का जो संबंध है, यानी कब जाएगा? आगे पहले जाएगा या पीछे जाएगा या बाद में जाएगा, तो वो संबंध का काम कर रहा है। इतना सा आपको बताना होगा। अगला आता है विद्यार्थियों समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा आता है? समुच्चय बोधक अव्यय। देखो ये दो शब्दों या दो पदों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखो राम, लक्ष्मण और
सीता वन को चले गए, चले गए। देखो ये और क्या कर रहा है, यानी दो शब्दों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो अब इसका यदि परिचय देना है तो आप क्या करेंगे, और, ठीक है। और का पहला बिंदु क्या लिख देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या लिख देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और किन किन को जोड़ रहा है, राम लक्ष्मण और सीता को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। या फिर जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। देखो एक ये वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, की से। और की यहाँ कौन सा काम कर रही है, समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रही है, ठीक है। यदि इसका आपसे परिचय पूछ लिया जाता है की का, तो आप क्या करेंगे, पहला बिंदु आपको बताना होगा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और क्या कर रहा है, गांधी जी ने कहा और सदा सत्य बोलो, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम हो रहा है। अगला होता है विद्यार्थियों, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। देखो हर्ष शोक घृणा आदि भावों को जो प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर। अब ये वाह क्या है, वाह क्या है, ये विस्मयादि बोधक क्या है, अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि देखो छी कितने गंदे हो, कितने गंदे हो, छी देखो। अब ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या है ये, विस्मयादि बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक में भी कौन सा आ रहा है, घृणा का भाव। कौन सा भाव आ रहा है, घृणा का भाव। तो ये विद्यार्थियों हमारा हुआ अविकारी शब्दों का पद परिचय, ठीक है। क्या हुआ, अविकारी शब्दों का पद परिचय हुआ। तो विद्यार्थियों अविकारी शब्दों का पद परिचय हो गया। अविकारी शब्द हमने अभी पढ़े थे कितने, 4। क्रिया विशेषण, ठीक है, कौन सा पढ़ा था हमने, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और समुच्चय बोधक, और चौथा पढ़ा था हमने विस्मयादि बोधक, ठीक है। ज्यादातर आपसे अविकारी शब्दों में जो पद परिचय पूछा जाता है वो क्रिया विशेषण का पूछा जाता है। तो क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक पढ़ा था हमने कालवाचक, और एक पढ़ा था हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा पढ़ा था हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यदि विद्यार्थियों इनमें आप नहीं पहचान पाए तो ऐसा करना कि जो वाक्य में क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द से पूर्व लगाना आप कैसे, क्या लगाना, कैसे, और कैसे लगा करके वाक्य में से जो उत्तर प्राप्त हो वही क्रिया की रीति होगी, वही क्रिया की क्या होगी, अर्थात कैसे लगा करके यदि हम प्रश्न कर देंगे तो क्रिया की रीति का बोध हो जाएगा। जैसे आदित्य, आदित्य धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो जैसे ये चलना क्रिया है, ये चलता, तो कैसे चलता है, तो क्रिया के तरीके का बोध हो गया, क्रिया के संपन्न होने के किसका, तरीके का बोध हो गया। और तरीके का जो बोध होता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला कालवाचक, क्रिया शब्द से पूर्व कब लगा देना, क्या लगा देना, कब लगा देना, और कब लगा करके प्रश्न करने पर वाक्य में से जो उत्तर प्राप्त होगा
वो क्रिया का समय प्राप्त होगा। क्रिया के संपन्न होने का क्या प्राप्त होगा? समय प्राप्त होगा। जैसे श्याम आज जाएगा, श्याम आज जाएगा। देखो कब जाएगा? तो आज तुरंत कब से हमें क्या प्राप्त हो गया? क्रिया का समय का बोध हो गया। ठीक है। अगर परिमाण का पता करना है तो कितना शब्द लगा देना, कितना, किससे पूर्व? क्रिया शब्द से पूर्व कितना लगा करके देख लेना, और कितना लगाते ही क्रिया का परिमाण या नापतोल मात्रा का बोध हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा कि अर्जुन थोड़ा पीता है, थोड़ा पीता है। तो देखो कितना लगाओ, कितना पीता है, तो क्रिया की मात्रा का हमें क्या हो गया? बोध हो गया, पता चल गया। तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही क्रिया शब्द से पूर्व क्या लगा दें? कहाँ लगा दें? क्या लगा दें? कहाँ लगा करके यदि हम प्रश्न करेंगे, ठीक है, तो क्रिया के संपन्न होने के स्थान का बोध हो जाएगा। जैसे तुम ऊपर चले जाओ, चले जाओ। ठीक है। कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? ये ऊपर क्या है? ये क्रिया के संपन्न होने का क्या है? स्थान। और ऊपर में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आज हमारा अव्ययकारी शब्दों का पद परिचय यानी पद परिचय का हमारा जो टॉपिक था आज पूर्ण होता है। यानी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी में जो व्यावहारिक व्याकरण के टॉपिक दिए गए थे उसमें जो दूसरी यूनिट है और दूसरी यूनिट है पद परिचय की, उस पद परिचय का टॉपिक आज हमारा पूर्ण होता है। यानी हमने पहले विकारी शब्दों का पद परिचय सीखा था। किसका? विकारी शब्दों का पद परिचय सीखा था। और विकारी में हमने सीखे थे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के पद परिचय जाने थे। और आज हमने अव्ययकारी शब्दों के पद परिचय जान करके पद परिचय के रूप को हमने अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए मैं आपसे अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में से उसे काट काट करके ना देखें। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। इसके साथ साथ यदि चैनल पर नए पधारे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।